तो अब यहाँ पे जो प्राइवेट क्रेडिट ग्रू जो फास्ट हुई थी, जो ग्रोथ इतनी फास्ट हुई थी टू द $10 ट्रिलियन बाय द ब्लैक रॉक, वहाँ पे उनको ज़्यादा डर लग रहा है इलिक्विड एसेट्स के बारे में। उनको ये डर लग रहा है कि एआई जो टेक ब्रोस थे, यूएस टेक हंड्रेड्स के जो कंपनीज थी, अब उनको फंडिंग कैसे मिलेगी। अगर किसी ने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कौन करेगा, जीसीसी कंट्रीज विड्रॉ करेगी। दैट्स वाई दे आर एक्सट्रीमली पैनिक इन ब्लैक रॉक इटसेल्फ। अब जहाँ पे $3 ट्रिलियन का एक एग्जिट ब्लैक रॉक रखा हुआ है, आपको उनको एग्जिट करवाना था, और सडनली एग्जिट कराने की जगह पे वहाँ पे आपको आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा विड्रॉ करना चालू करेंगे, तो इट विल क्रिएट अ पैनिक इन अ प्राइवेट इक्विटी एंड प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम। यहाँ पे फंड डिस्क्लोजर्स करना बहुत ज़रूरी हो गया था, जो कंपनीज अब फेस करेगी कि उन्होंने कहाँ पे कितना पैसा लगाया है। सेकेंडरी मार्केट अब डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, तो जो पब्लिक एसेट्स जब वो सेल करने जाएंगे तो उनको वो रेट नहीं मिलेगा। मैनेजर्स कंसोलिडेट कर जाएंगे, बोलेंगे आई वांट टू क्विट, मैं ये स्ट्रेस नहीं झेल पाऊँगा। डिस्ट्रेस्ड एसेट्स थे, मान लेते हैं कि दुबई में बम गिर रहे हैं, तो दुबई ने जो गोल्ड सेल करना चालू कर दिया, तो बहुत से गोल्ड को तो 30% डिस्काउंट पे सेल करना चालू कर दिया दुबई ने। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच एंड्स द चीप मनी इरा। जापान ने वैसे ही अपने इक्विटी बढ़ा के रखा है, बट द जापान नाइकी इज फॉलिंग लाइक, क्या बोलूँ आपको, बस सीढ़ी गिरना चालू है, रस्सी छोड़ दी है आपने। 7 से 8% का क्रैश हो रहा है वहाँ पे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। ऑलरेडी दीज ग्लोबल मार्केट्स है जम्प्ड एनॉर्मसली 30 to 40% इंडेक्स लेवल पे। आप सोच सकते हैं 30-40% इंडेक्स लेवल पे अगर जंप कोई चीज़ करती है तो गिरेगी कितनी। अगर वो करेक्शन 15% भी कर जाए तो ग्लोबल इम्पैक्ट कितना आएगा इस चीज़ का। दैट्स वाई द ब्लैक रॉक हैज़ नाउ बीन इन अ वेरी, बोलूँ मैं आपको, वेरी पैनिक मोड कि करे तो करे क्या। दैट्स वाई द ब्लैक रॉक शेयर्स इज नाउ फॉलिंग अपार्ट लाइक समथिंग हैज़ जस्ट बॉम्ब द ब्लैक रॉक ऑफिस इटसेल्फ। 10 से 15% का ब्लैक रॉक का जो लिस्टेड कंपनी है उसका शेयर प्राइस गिर चुका है। आप सोचेंगे $10 ट्रिलियन की प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट फंड हाउस लेके बैठा है, एसेट फंड हाउस लेके बैठा है, और उसकी अगर इक्विटी शेयर्स खुद अगर गिर रही है तो आप सोचिए हाउ मच इज़ द इम्पैक्ट। ये कैलकुलेशन के बाहर है अभी फ़िलहाल तो। अब यहाँ पे जो की सेक्टर्स जो अफेक्ट हो सकते हैं, तो की सेक्टर्स कहाँ पे अफेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा फंडिंग कहाँ जा रही थी ग्लोबली, मैं बोल देता हूँ। पहला एनर्जी ट्रांजिशन फेज, रिन्यूएबल एनर्जीज, कार्बन मार्केट, क्लाइमेट ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, पहला यानी एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर। दूसरा टेक्नोलॉजी एंड एआई सेक्टर, सबको सब पता है एआई सेक्टर के बारे में, स्टिल आई वांट टू गिव यू डिटेल। सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ओपन एआई स्ट्रक्चर्स, सेमीकंडक्टर्स, इनकी धज्जियाँ उड़ने वाली है। तीसरा ग्लोबल मैक्रो अपॉर्चुनिटी जो कंडीशंस था। अब मैक्रो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ थी, जहाँ पे करेंसी डिसलोकेशन होती है, इंटरेस्ट रेट शिफ्ट होना चालू कर लेता है, जियोपॉलिटिकल शॉक्स आने चालू होते हैं। ऐसी जगहों पे, ऐसे सेक्टर्स में स्पेसिफिकली द यूरोपियन एंड यूएसए मार्केट ट्रेंड। अब इसका जो हब है ये हांगकांग है, सिंगापुर है, यहाँ पे चेंजेस आना चालू हो सकते हैं फॉर अ करेंसी शिफ्ट हो रही है। फिएट इज़ नाउ स्लिपिंग इट्स पावर, जहाँ पे डॉलर इज़ गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 टच कर गया है। अगर इंडियन इन्वेस्टर हूँ तो यहाँ पे 92.33 समथिंग रुपी चल गया है। इट्स वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी अराउंड द एशिया नाउ अगेंस्ट द डॉलर। सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा, जो प्राइवेट फंड इक्विटीज़ जिन्होंने ये चीज़ और ये न्यूज़ मार्केट में लाई है, दैट इन्वेस्टमेंट फंड हाउस इज़ अ सोरास फंड इन्वेस्टमेंट। अब इनकी कुछ खास चीज़ें मैं बोल देता हूँ। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स है जो अगर आप डिटेल ट्रैक करें, मैंने जो डिटेल ट्रैक की थी इसके बारे में बोल देता हूँ। इनका एक सोलार सिटी इन्वेस्टमेंट था जिसका $305 मिलियन का फंड हाउस हुआ करता था। बाद में टेस्ला से जाके मर्ज कर गया, ठीक है। तो पहले टेस्ला, एलॉन मस्क, दूसरा इन्होंने एक वाइस मीडिया करके कंपनी है, डोनाल्ड ट्रम्प की है शायद, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे इन्होंने $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तीसरा इनके पास इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक स्विस एसेट मैनेजमेंट जो है GAM वहाँ पे किया है। तीसरा ये खुद ही इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है,
जो ब्लैक रॉक को टक्कर देती है। सोरास के बारे में बताना आपको, मुझे लगता है कि आप खुद गूगल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। अब यहाँ पे जॉर्ज सोरास का रिफ्लेक्टिव थेरेपी या रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी की कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ मैं। यहाँ पे कॉन्ट्रेनियन थिंकिंग होती है। यहाँ पे देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी व्हेन कंसाइज गोज रॉन्ग, है ना। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अगर कोई गिरने वाला है तो आप उस चीज़ को सस्ते में खरीदने की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रेनियन थिंकिंग। दूसरा, पेशेंस फॉर हाई कन्विक्शनल ट्रेड्स। अब यहाँ पे जो मेजर डील्स होती है वो बहुत रेयर हो जानी चाहिए। आपकी बाइंग करने की तरीके और जो पैटर्न है वहाँ पे एग्रेशन की जगह पे काम ना आना चाहिए, सही वैल्यूएशंस की राह देखनी चाहिए। जैसे हम रुके थे 6 से 8 महीने के लिए निफ्टी 2000, जब 26,000 के आसपास था, हम 24,200 के आसपास आने की राह देख रहे थे, 6 से 8 महीने रुके, बट इट वाज द बेस्ट कन्विक्शन ट्रेड हम लोग बोल सकते हैं। सेकंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशंस के बारे में हम लोग ने सोचना चाहिए। मूव कैपिटल बिटवीन एसेट क्लास व्हेन मैक्रो कंडीशन चेंजेस। आप गोल्ड खरीदिए फिर सिल्वर खरीदिए, बट इट हैज़ टू बी इन अ चेंजिंग मैनर, जहाँ पे आप स्टैगनेंट फ्लो एंड स्टैगनेंट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोटेक्ट द कैपिटल व्हेन अनस्टेबल पीरियड कम्स। रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी लर्निंग फेज होना चाहिए, जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से किया है तो दे आर गोइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर इन कमिंग डेज।